हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट लेके आई हूँ और ये है कृष्णा के लिए, जिनका आज बर्थडे है। तो आप लोग भी हैप्पी बर्थडे बोल देना। और मैंने तो बोल ही दिया है। तो उनको एक सॉन्ग स्टोरी चाहिए थी, तो हम एक स्टोरी लेके आ चुके हैं। और उनको फ़नी नहीं चाहिए थी, तो इमोशनल। तो हो सकता हो मैं इमोशनल बनाने में थोड़ी पीछे रह जाऊँ, क्योंकि यार इमोशनल मुझसे पता नहीं बन पाती है कि नहीं, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। तो मैं कोशिश करूँगी इसमें अच्छे से इमोशंस डालने की, ठीक है। और आई थिंक ये 1 घंटे की ना बन पाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। इस टाइम मैं बैठी हूँ बनाने के लिए अभी। तो चलते हैं, देखते हैं मैं कितना बना पाती हूँ। तो चलिए हम आज का एफ स्टार्ट करते हैं, और बकवास नहीं होगी। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है चाइना का एक कंपनी, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो अपना काम कर रहे थे। और उनके केबिन में एक लड़का वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुम लोग ऐसे कैसे काम कर सकते हो? तुम लोग को काम करना नहीं आता है क्या? तुम लोग एकदम से मेरी कंपनी को बर्बाद करके रखोगे। अगर तुम लोगों को काम नहीं करना है तो मैं किस चीज़ की सैलरी तुम लोगों को देता हूँ, और मेरी कंपनी से निकल जाओ। तो उसके सामने 3-4 लोग बैठ के माफ़ी मांग रहे थे कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ये जानबूझ के नहीं किया, सर हमसे गलती हो गई, प्लीज़ सर। पर वो लड़का उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो कह रहा था, नहीं, तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे रहो। मैं तुम लोगों को अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और तभी वहाँ पे उस लड़के का असिस्टेंट आता है और कहता है, जी जी बॉस, आपने मुझे बुलाया। तब जो विभूषण था, हाँ ये हमारा विभूषण है, जो एक कंपनी में सीईओ है, और वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। और वो कहता है, इन लोगों को मेरी नज़रों से दफ़ा करो, नहीं तो मैं तुम्हें दफ़ा कर दूंगा। तब वो असिस्टेंट कहता है, जी सर, मैं करता हूँ सर। और ये कह के वो तुरंत उन लोगों को उठाता है और कहता है, चलो। वो लोग माफ़ी मांग रहे थे, पर असिस्टेंट कहता है कि चलो तुम लोग बाहर, मेरी नौकरी तुम लोग ले लोगे, चलो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के उन्हें बाहर लेके चला जाता है। और इधर जो विंग था वो जाता है, अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है, हाँ देखो, मैं एक दिन ध्यान ना दूँ तो ये लोग तो मेरी कंपनी बेच खाएंगे। ये कह के वो पानी पीने लगता है। वहीं उसका ग्लास रखा होता है, उसी से वो पानी पीता है। और तभी उसकी मोबाइल रिंग करती है, और वहाँ पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, मॉम। तब विंग देखता और कहता, हाँ मॉम। और ये कह के वो मोबाइल को अपने हाथ में लेता है और अपने आप को शांत करता है और कहता है, मॉम से बात करनी पड़ेगी अब। और वो तुरंत फ़ोन उठाता और कहता है, हेलो मॉम, आपने कॉल किया? तब उधर से विंग की मॉम कहती है, विंग बेटा तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और मैंने तुम्हारे लिए एक ओमेगा पसंद कर लिया है, जो तुमसे शादी करेगा। और अगर तुमने ये शादी नहीं की तो देख लेना, मैं घर पर छोड़ के चले जाऊँगी। तब विंग कहता है, मॉम आप जानती हैं कि मुझे प्यार वार पे विश्वास नहीं है, मैं प्यार नहीं जानता हूँ, मुझे प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो मैडम जो थी वो कहती है, नहीं विंग, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो, तुम्हारी सिस्टर की शादी हो गई है, और तुम शादी करोगे तभी तुम्हारा भाई जियानचंद शादी करेगा, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है, पर मॉम आप मेरी बातों को समझिए ना, मुझे शादी नहीं करनी, और मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है। जितने देर मैं इन सब फालतू कामों में लगाऊंगा, उतने टाइम में मैं अपना कोई काम कर लूँगा, और मैं अपने बिजनेस को और ऊपर लेके जाऊँगा। तब मैडम भी कहती है, विंग बस बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता है, तुम्हें आना होगा घर पे, और हमारे साथ देखने चलना होगा उस ओमेगा को जिसको मैंने पसंद किया। तब विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत सारे काम है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता, और इधर मैडम यूँ चिल्लाती रह जाती है, विंग मेरी बात सुनो, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग उनकी बात नहीं सुनता है, और वो देखती और कहती हैं, ये नालायक बच्चा, ये हमेशा ऐसे करता है, यार मैं क्या करूँ गॉड, ये लड़का मेरे लाइफ में ही आना था, पता नहीं था मुझे कि ये इतना ज़्यादा एरोगेंट है। और ये कह के वो अपने फ़ोन को रख देती है। तभी वहाँ पे जियानचंद आता और वो कहता है, क्या हुआ मॉम, आप ऐसी क्यों कर रही है? तब मैडम यूँ कहती हैं कि तुम तो चुप रहो, तुम्हारा ब्रदर इस शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और मैं बस पागल हो रही हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई आ जाए मेरे साथ, मेरा हाथ बटाने के लिए, क्योंकि यानली चली गई है, और तुम दोनों अल्फ़ा हो, तुम दोनों नालायक हो, और उसके कुछ बेबीज़ हो जाए जिनके साथ मैं खेल सकूं, अपनी बुढ़ापा बिता सकूं एकदम अच्छे से। पर वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तब
जो जियानचंद था वो कहता मॉम हम क्या कर सकते हैं, जब ब्रदर को प्यार में भरोसा ही नहीं है तो हम क्या करें। तब मैडम यूँ कहती मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो चाहे प्यार पे भरोसा करे चाहे ना करे, मैं तो जाऊँगी और ये शादी फिक्स करके आऊँगी, चाहे जो हो जाए मैं ये शादी फिक्स करके रहूँगी इस बार। और ये कह के मैडम ये उठती है। तब जियानचंद कहता है ठीक है मॉम आपके साथ मैं भी चलता हूँ, जैसे कोई दिक्कत ना हो। तब मैडम यूँ कहती है हाँ तुम्हें चलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं चले तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ समझ गया, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है मैडम यू के साथ निकल जाता है वहाँ पे शादी फिक्स कराने के लिए। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लैन वांगची को। लैन वांगची जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके घर में अभी शोर मच रहा है। लैन वांगची चिल्ला रहा है कि उसे शादी नहीं करनी, उसके पीछे सब लोग क्यों पड़े हो, उसे अपनी लाइफ ऐसे ऐसे बर्बाद नहीं करनी है। तभी जो उसकी मॉम थी वो कहती है वांगची तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ये शादी करनी होगी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर के ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज है और तुम क्या चाहते हो हम अपने आप को बेच दे इस कर्ज को उतारने के लिए। तुम क्या चाहते हो कि सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए। वैसे ही हमारी फैमिली में ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, पर तुम हो कि हमारी बात मानने के लिए तैयारी नहीं हो। तो वांगची तुम हमारी बात मान लो और तुम वीवो शियान से शादी करने के लिए हाँ कर दो। तब वांगची कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा, आपको नहीं पता है मॉम मेरे सपने कितने हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम, मुझे अपने सपनों को पूरा करना, और मैं काम करता हूँ, देखो मैं जाके खुद काम करता हूँ कैफ़े में और कई जगह पे जहाँ मुझे पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाते हैं और मैं अपना फीस खुद उठाता हूँ। मैं तो आप लोग के ऊपर बर्डन मिले तब भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तब जो मैडम लान वो कहती हैं वांगजी तुम हमारी बातों को समझो, तुम हमारी बात को समझ क्यों नहीं हो। तब वांगजी अपने रूम का जो डोर था उसको बंद कर लेता और कहता नहीं मैं नहीं करूँगा, चाहे जो जाए मैं ये नहीं करने वाला हूँ। और वांगजी एक लौता बच्चा है अपनी मॉम डैड का। तब मैडम कहती हैं मैडम लान कहती हैं कि तुम्हें वांगजी मेरी बात माननी होगी चाहे जो हो जाए, और तुम तैयार रहो क्योंकि वो लोग आने वाले हैं और मैं उस समय कोई भी नाटक नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई भी नाटक नहीं चाहिए, और अगर तुमने नाटक किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। और वहाँ पे मिस्टर लान आते हैं और मिस्टर लान समझाते हैं वांगजी को वांगजी प्लीज़ हमारी बात समझो बेटा, हम तुम्हें शादी करने को कह रहे हैं, वो लोग रिच लोग हैं, वहाँ पे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। पर वांगजी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता नहीं उसे शादी नहीं करनी है, उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, उसे तो अपनी लाइफ में सेटल होना है, उसे एक जॉब करनी है जैसे वो आराम से रह सके, उसे अपनी लाइफ में अभी ये सब नहीं चाहिए, वो बस अपने लाइफ को सेटल करना चाहता है, किसी लायक बनना चाहता है अपने दम पे। पर जो उसके फैमिली थे उसकी बातों को सुनते ही नहीं है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं नीचे। और जो मैडम लान थी वो उसे धमकी दे के गई थी अगर तुम तैयार होकर नीचे नहीं आए तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इधर लैन वांगजी उस कपड़ों को देख के रो रहा था जो उसकी मॉम देखे गई थी और सोचा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ये तो मॉम डैड है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। और ये कह के वो रो रहा था। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो मैडम लान थी वो आ जाती है, मैडम लान आ जाती है वांगजी के पास और कहती है वांगजी तुम तैयार हुए कि नहीं। पर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। तब मैडम लान कहती है वांगजी दरवाज़ा खोलो। तब वांगजी दरवाज़ा खोलता है और मैडम लान देखती है वांगजी तैयार नहीं हो। तब वांगजी को पकड़ती है और कहती है वांगजी तुम हमारी बातों को समझो, तुम क्या चाहते हो कि हम रोड पे जाके भीख मांगे, हमें भीख मांगना पड़े, एक एक रुपए के लिए हमें तरसना पड़े। तो हमारी बातों को समझो, हमारे ऊपर जितना भी लोन है वो सब हमें चुकाना होगा, नहीं तो ये घर हम लोग सब बिक जाएगा सब कुछ। और ये कह के वो देखती है वांगजी को और वांगजी को तैयार करने लगती है। और तभी नीचे हॉर्न बजती है, जो मैडम लान सुनती है तब वो जान जाती है मैडम यू आ गई हैं। और ये सोच के वो कहती है वांगजी अब तैयार हो जाना और मैं जा रही हूँ नीचे, और अच्छे से तैयार होकर जब मैं बुलाऊँ तब आना, और अगर कोई नाटक किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर जो मैडम लान थी वो आ गई थी और वो अंदर आती है और वहाँ पे मिस्टर लान खड़े हुए थे और वो उनको बुलाते हैं अंदर, और वो अंदर आती है और देखती है कि पूरे घर को। तो वो छोटा सा एक घर था, वहाँ पे एक लिविंग रूम था, उसी के बगल में किचन था और वहीं से 2 कमरे थे और एक सीढ़ी गई थी ऊपर, और लग रहा था कि ऊपर भी 2 कमरे होंगे।
वो तो ऐसे ही था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, छोटा सा ही घर था, रूम भी छोटे छोटे थे। और मैडम जो यू थी वो देखती और वहाँ पे जाके सोफे पर बैठ जाती है। तब मिस्टर लान कहते हैं आप यहाँ पे आई और हमारे हमारे बेटे को पसंद किया, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका धन्यवाद कि हमारे गरीब से घर में आए। तब मैडम यूँ कहती अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे ओमेगा देखने हैं और हमें अमीर गरीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस ओमेगा पसंद आनी चाहिए और हम उस ओमेगा से अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये कह के मैडम लान को देखती है मैडम यू। तब मैडम यू को देख के मैडम ना खुश हो जाती है, क्योंकि ये लोग बचपन की दोस्त थी, इस वजह से ये शादी हो रही थी, नहीं तो मैडम यू यहाँ आती ही नहीं। और इनकी दोस्ती की वजह से बिंग और लैन वांगजी की शादी हो रही थी, ठीक है। और फिर इधर जो मैडम लान थी वो कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ वांगजी को, और कह के वो ऊपर जाती है और ऊपर से वांगजी को लेके आती है। और वांगजी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, उसने पिंक कलर का शर्ट पहना था और एक वाइट कलर का पैंट पहना था और उसने वाइट कलर का शूज़ भी पहना था, जिसमें वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो एकदम क्यूट सा बनी लग रहा था। और उसकी जो मतलब फेस थी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और उसकी आँखें नीचे थी। ये देख के जो मैडम यू थी वो उसके पास जाती और उसके फेस को उठाती और कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही तुम हो और मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट हो। और ये कह के वो वांगजी को वहीं बैठने के लिए कहती और वांगजी वहीं बैठ जाता है चुपचाप सर नीचे करके। तब जो मैडम यू थी वो देखती है वांगजी को और कहती है वांगजी बेटा क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तब वांगजी कहता है वो कुछ नहीं। तब मैडम लान कहती अरे कुछ नहीं, शर्मा रहा है, ऐसे थोड़ी ना कोई बोल सकता है जब किसी को देखने आते, तुम तो समझ सकती हो यू। मैडम यू कहती हाँ ज़रूर। और ये कह के वो जियान चंद से इंट्रोड्यूस कराती हैं कि ये उनका छोटा बेटा है और इसका नाम जियान चंद है, और जो बिंग है उसके लिए लैन वांगजी को पसंद करने के लिए आई हैं। और लैन वांगजी को देखने के लिए बिंग नहीं आया है, बस आप लोग एक फ़ोटो दे दीजिएगा, हम बिंग को दिखा देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है और उसका आज मीटिंग था इम्पॉर्टेंट। तब मैडम लान कहती हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ, जो बड़े लोग होते हैं उनको तो मीटिंग्स तो रहते ही हैं, तो इसका हमें कोई माइंड नहीं है। और ये कह के वो नाश्ता पानी ला के देती है और सब लोग नाश्ता पानी खाते हैं। और लैन वांगजी वहीं बैठा हुआ था, उसे गुस्सा आ रही थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बस रोना आ रहा था कि उसके मॉम डैड कैसे हैं। और फिर मैडम लैन वांगजी को कुछ टाइम के बाद ऊपर लेके चली जाती है और जो मैडम ये थी वो उनके सामने चेक रखती और कहती हैं कि ये लीजिए आप लोग का चेक, ये हमारी तरफ से डाउरी है, बिंग की तरफ से वांगजी के लिए है। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं इतना पैसा। तब जो मैडम थी वो कहती हाँ हम ऐसे वैसे घर के थोड़ी ना है कि हम थोड़े बहुत पैसा ही देंगे, हम बहुत अमीर हैं और ये सब हम लैन वांगजी के लिए दे रहे हैं उसकी डाउरी में आप लोगों को। ये देख के मैडम लान खुश हो जाती और वो ले लेती है तुरंत, और कुछ टाइम के बाद वहाँ से मैडम यू चली जाती हैं। और इधर लैन वांगजी देख रहा था और लैन वांगजी अपने रूम में जाके रोने लगता है कि उसके मॉम डैड पैसों के लिए उसे बेच रहे हैं। वो ये सोच रहा था कि उसके मॉम डैड पैसों के लिए बेच रहे हैं और वो रूम में रो रहा था। तभी वहाँ पे खुश होकर मैडम लान आती और मैडम लान जब वांगजी को ऐसे रोते हुए देखती हैं तब वो वांगजी के पास जाती और कहती है वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो वांगजी। तब वांगजी उन्हें देखता है और कहता है मॉम मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तो सोचा था आप मुझे बहुत अच्छे से रखोगी, आप मुझे कुछ नहीं करोगी, पर आप कुछ पैसों के लिए मुझे बेच रही हो, कुछ पैसों के लिए। तब जो मैडम लान थी वो कहती वांगजी बेटा तुम हमारी बातों को समझो, तुम समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और तुम्हें नहीं विश्वास होता तो चलो मैं दिखाती हूँ। और ये कह के वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम में लेके जाती है और उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स देती हैं कवर्ड में से निकाल के और कहती वांगजी तुम स्कूल में थे, हम तुमको परेशान नहीं करना चाहते थे, कॉलेज में आए फिर भी हम तुमको परेशान नहीं करना चाहते थे, पर अब तुम्हारा आ गया है मौका कि तुम हमारी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कर्ज के बारे में बता रही हूँ। और देखो कितना कर्ज है हमारे ऊपर, अगर हमने नहीं लिया उन लोगों से पैसा तो हम एकदम से बर्बाद हो जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं। और वांगजी वो सारी फाइल्स देखने लगता है और वो सारी फाइल्स देख के रोने लगता है। और तभी वहाँ पे मिस्टर लैन आते हैं और मिस्टर लैन आते ही वांगजी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, आई नो ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये सब हो जाएगा, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। तब वांगजी उन्हें गले लगाता और कहता है नहीं फादर आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। और ये कह के वांगजी रोए जा रहा था और जो
मिस्टर लान थे वो उसे गले लगा के रखते हैं और कहते हैं बेटा प्लीज़ शादी कर लो, आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज़ का जोर नहीं डाला है, प्लीज़ बेटा कर लो। तब वांग जी हाँ कर देता और कहता ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वांग जी रो रहा था और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर जो मैडम लान थी वो फ़ोन करके बता देती हैं कि आप लोग शादी का डेट निकलवा लीजिए, फिर हम आगे मतलब फिक्स कर लीजिए, फिर उसी दिन शादी हो जाएगी। तब जो मैडम ये थी वो मान गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वो सोचती हैं कि अब वांग जी तो हाँ कर दिया, अब विंग को मनाना पड़ेगा। और ये कह के वो विंग का वेट करती है और विंग जब आता है घर पे तब वो देखता है पूरे हॉल में अंधेरा है और ये देख के वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है कि आखिर में अब ये क्या चल रहा है। फिर वो आता है अंदर और वहाँ पे अंधेरे में मैडम यू बैठी हुई थी और मैडम यू विंग का ही वेट कर रही थी। तब विंग आता है और मैडम यू को देखता है। तब मैडम यू उसे देखते हुए कहती है विंग। तब विंग कहता है जी मॉम। तब जो मैडम यू थी वो कहती है विंग तुम्हें शादी करनी होगी चाहे जो हो जाए, और मैंने तुम्हारे लिए ओमेगा पसंद कर लिया है। अरे तुम्हें प्यार नहीं है पर समय के साथ तुम्हें प्यार हो जाएगा। प्लीज़ विंग तुम शादी कर लो, मैं तुमसे बैक करती हूँ। अगर तुम्हें नहीं मेरा इतना रिक्वेस्ट दिख रहा है तो मैं तुम्हारे सामने तुम नील डाउन हो के तुम्हारे सामने सर रखने को भी तैयार हूँ, पर प्लीज़ शादी कर लो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। और ये कह के वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती हैं और वो रोने लगती हैं विंग के सामने। और तभी वहाँ पे जियाचन आता है और कहता है गगा आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मदर आपके सामने ऐसे बैक कर रही हैं और आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो गगा। और ये देख के विंग परेशान हो गया था, वो कहता है ये लोग मुझे परेशान कर देंगे। और ये कह के वो कहता है ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दीजिए क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं अपनी मीटिंग छोड़ के फिर शादी नहीं करूँगा। तब मैडम यू थी वो तुरंत मान जाती और कहती हाँ ठीक है तुम जब शादी करने के लिए कहोगे तभी हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मेरी शादी 5 दिन के अंदर करा के ख़त्म करिए क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं जिनको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। तब मैडम यू मान जाती और वो तुरंत उठ के कहती हाँ वो तो है ही 3 दिन बाद का ये 4थे दिन तुम्हें शादी करनी है, ये तो मैं पहले से ही निकाल के रखा। तब विंग कहता है मॉम ये आपका प्लान था। तब मैडम यू कहती है बेटा मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और तुमने मुझसे अब प्रॉमिस किया और तुम अपने प्रॉमिस से नहीं भाग सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी बहुत परेशान था, उसे क्या करना चाहिए, वो शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, पर उसे अपनी मॉम डैड के लिए करना होगा। पहले तो उसने सोचा कि उसकी मॉम झूठ बोल रही, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब लोन होगा और उन्हें चुकाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अब ये सब देखने के बाद वांग जी को बहुत रोना आ रहा और वो समझ चुका है कि हाँ लोन है तो उसे अपनी मॉम डैड के लिए ये करना ही होगा। आज तक उसने अपनी मॉम डैड के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, पर अब उसे करना होगा अपनी मॉम डैड के लिए। और वांग जी इसलिए मान जाता है, वो सोच लेता है कि वो शादी कर लेगा और वहाँ पे वो जाके वो सबको अपनाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करेगा और हो सकता हो कि उसका हस्बैंड बहुत प्यार करे जिससे वो ये सारी चीज़ों के ऊपर थैंक्स करे कि उसके मॉम डैड बहुत अच्छे थे जिन्होंने उसकी शादी ऐसे इंसान से कराई जो उससे प्यार करे। इसलिए वांग जी मान गया था। अब हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है वेडिंग हॉल का सीन। वेडिंग हॉल में वांग जी अपने रूम में था और वहाँ तैयार हो रहा था और उसकी मॉम उसे देख के बहुत खुश हो रही थी, पर वांग जी एक मतलब ऐसे नॉर्मली बैठा था, ना उसके चेहरे पे स्माइल थी ना कुछ, वो बस गुमसुम सा बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पे यानली आती है और यानली आने के बाद वांग जी को देखती है और वांग जी के पास जाती है और कहती है वांग जी। तब वांग जी उन्हें देखता और वो खड़ा हो जाता और कहता है जी आप कौन। तब जो यानली थी वो कहती है यानली मैं यानली हूँ, मैं विंग की बहन हूँ, उसकी बड़ी चीज़ें। तब जो वांग जी था वो उन्हें ग्रीट करता और कहता ओह सॉरी मैंने पहचाना नहीं। तब जो शीजे थी वो कहती है तुम मुझे कहाँ से पहचानोगे, तुमने तो मुझे देखा ही नहीं। और ये कह के वो एक स्वीट से स्माइल देती है जो वांग जी को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो यानली थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। और वो वांग जी के बालों पे हाथ फेरती और कहती है विंग जैसे मेरा भाई है वैसे अब तुम भी मेरे लिए हो, और ये याद रखना तुम विंग से अब मेरे लिए ज़्यादा ही रहोगे क्योंकि तुम एक ओमेगा हो ना, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज तो मैं दूंगी। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और ये सुन के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो एक छोटी सी स्माइल देता है। तब यानली कहती है तुम्हारी स्माइल भी इतनी अच्छी है, देखो तुम कितने क्यूट हो। और ये कह के वो हंसती है। तब वांग जी भी एक छोटी सी स्माइल करता है और वो भी एकदम छोटा सा हंसता है, एकदम छोटा सा, और वो खुश हो जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो
विंग था वो तैयार होकर बैठा हुआ था और वो अभी भी अपने टैब में लगा हुआ था। वो बस बिजनेस की ही चीज़ देख रहा था और ये सब देख के मैडम यूँ तो परेशान थी और कहती, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मैं शादी करने क्यों कह रही हूँ और तुम ये सब कर रहे हो। तब विंग कहता, ओह मॉम, मैंने शादी के लिए हाँ कहा है पर मैं अपने काम को नहीं रोक सकता हूँ, ये सब काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मैडम यूँ कहती, हाँ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब हमें डायरेक्ट मैरिज हॉल का मतलब जो वहाँ पे मैरिज होनी थी वहाँ दिखाते हैं। वहाँ पे अब लैन वांगजी आने लगा था स्टेज की तरफ और विंग पहले से जाके खड़ा हो गया था और लैन वांगजी को उसके फादर लेके आते हैं और लैन वांगजी जाके विंग के सामने खड़ा हो जाता है और तब वो विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, मतलब एकदम एकदम मस्त लग रहा था, जैसे एकदम एंजल वैसे ही लग रहा था। और विंग को देख के लैन वांगजी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है कि हो सकता हो कि अब उसकी लाइफ जैसे उसके मॉम डैड ने बताई है वैसे ही हो जाए। तो इसलिए वो फिर शांत हो जाता है और उसके चेहरे पे वेल था जिस वजह से विंग उसका फेस नहीं देख पा रहा था। अब उनकी शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी शादी के रिचुअल्स देख के मैडम यूँ बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी, आज मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, हाँ अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। तब यानली कहती, मॉम आप ये क्या कह रही हो। तब मैडम यूँ कहती है, चुप करो, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, इसकी शादी हो जाए। पर ये लड़का मानने को तैयार नहीं था। उस दिन अगर मैंने इतना इमोशनल ब्लैकमेल ना किया होता तो ये मेरी बात मानता ही नहीं। तब यानली हंसने लगती है और कहती है, हाँ मॉम मैं समझती हूँ कि आपको क्या क्या कांड करने पड़े हैं इसको मनाने के लिए, पर कोई ना, एक अच्छे इंसान से उसकी शादी हो रही है। तब मैडम यूँ कहती हैं, हाँ और क्या, इतना अच्छा ओमेगा उसे मिला है कि उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, कि मेरी वजह से उसे इतना अच्छा ओमेगा मिला है। और ये कह के वो हंसती हैं और इधर प्रीस्ट कहते हैं किस करने के लिए। फिर वो लोग एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और विंग विंग तो चुपचाप आगे बढ़ने लगता है और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसे समझ में तो वो क्या करे, उसे शर्म आ रही थी। पर विंग उसे पकड़ता है और उसका वेल ऊपर करके उसे हल्का सा किस कर देता है, मतलब एकदम बस लिप्स से लिप्स टच हुए थे और कुछ नहीं, और वो दूर हो जाता है। और यही इसी चीज़ से वांगजी थोड़ा शाय हो जाता है। पर अब सारे रिचुअल्स हो चुके थे और अब सबको अपने अपने घर जाना था। और इधर अब वांगजी की विदाई होने लगती है। तब मैडम यूँ कहती है वांगजी से, वांगजी बेटा तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ खुश रहना, वहाँ पे कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो, और सबको अपने साथ लेके चलने की कोशिश करना। तब वांगजी कहता है, जी मदर आप जो कह रही हो मैं वो करूँगा। और ये कह के वांगजी की वहाँ से विदाई हो जाती है और वांगजी उन लोगों के साथ थोड़ा खुश हो गया था। उसे लगा था कि मतलब उसकी शादी ऐसे नॉर्मल हुई तो जैसे नॉर्मल लोगों की रहती है वैसे ही रहेगी। और वांगजी अब पहुँचता है बी मैं मतलब जो जियान मेंशन था वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसके घर से तो दुगना तिगना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और यानली उसके बगल आती है और कहती है, क्या हुआ वांगजी। तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं। तब जो यानली थी वो स्माइल करती है और बोलती है, वांगजी तुम टेंशन मत लो, तुम बस अंदर चलो और ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है जी, और ये कह के उनके पीछे पीछे जाने लगता है। और यानली उस अब आ जाती है विंग के पास और कहती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपने ओमेगा को अपने साथ लेके जाओ ना। पर विंग कहता है, शीजे मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, तो मैं जा रहा हूँ और आप संभाल लो जो भी यहाँ पे है मैटर, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पर यानली उसे रोकती है, पर विंग नहीं रुकता, वो अपने रूम में सीधा चला जाता है। और इधर लैन वांगजी देख रहा था कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है। पर उसके पास मैडम यूँ आती और कहती हैं, वांगजी बेटा तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा ही है, वो हमेशा बस काम में ही रहता है, वो बहुत खड़ूस है, उसे छोड़ इग्नोर मारो। और ये कह के उसे अंदर लेके जाती है और फिर वो थोड़ी देर तक वहीं हॉल में बैठा रहता है और उन लोगों से बातें करता है। और कुछ टाइम के बाद वो जाता है रूम में, और रूम में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर विंग बैठा हुआ है और कोई फाइल देख रहा है। और ये देख के वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ जाता है सोफे पर। तब विंग उसे देखता है और कहता है, तुम आ गए। तब वांगजी धीरे से कहता है तब विंग कहता है कि ये फाइल देख लो और ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ठीक है। तब वांगजी आंखें बड़ी हो जाती है। तब विंग कहता है, क्या तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और 1 साल बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे और 1 साल तक हम दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, और हाँ मुझसे प्यार करना मत। और ये कह के वो उसके सामने रखता है। और विंग को एक बार देख रहा था वांगजी और एक बार फाइल को देख रहा था। तब विंग कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, इसको साइन करो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करो, और 1 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी जो भी एलिमनी फीस होगी वो मिल जाएगी और तुम्हारे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें घर नौकरी सब मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन करो। और ये देख के वांगजी को
थोड़ा बुरा लगता है और वो उस पेपर पर साइन कर देता है और विंग वो पेपर लेके चला जाता है और कहता है हाँ गुड। और ये कह के वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी स्टडी में सोऊंगा और तुम यहाँ पे सो जाना। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी अब बैठ के रोने लगा था। उसे बहुत बुरा लगा था। उसने सोचा था कि उसकी मॉम डैड ने जिससे शादी कराई है, चलो ज़बरदस्ती की शादी थी उसके लिए, लेकिन जब करा दी है तब वो निभाएगा। पर अब उसे कुछ और ही पता चल रहा है कि ये लड़का तो शादी करना ही नहीं चाहता था। इसकी भी फैमिली ने इसके साथ ज़बरदस्ती की और विंग की शादी लैन मांगजी से ज़बरदस्ती करा दी। और लैन मांगजी ये सोच कर रोने लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला, उसकी लाइफ वैसी की वैसी। उसने बड़ी मुश्किल से ये शादी एक्सेप्ट की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि 1 साल के बाद उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। पर वांगजी अपने आप को संभालता है और देखता है कि उसकी जो बैग है वो वहाँ रखा हुआ है और उसमें मैसेज आता है। अपना कपड़ा निकालता है और कपड़े को निकालने के बाद वो उसको लेके चला जाता है वॉशरूम में और कुछ टाइम के बाद बात लेके आता है और कहता है वांग जी बस 1 साल की बात है, 1 साल के बाद तू आ जा, फिर उसके बाद तेरे मॉम डैड भी तेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते और ये लोग भी तेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये कह के वो एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो आके सो जाता है। अब हमें सुबह 5 बजे का सीन दिखाया जाता है। वांग जी की आदत थी, वो सुबह 5 बजे उठ जाता था और वो उठ के सब कुछ देखने लगता है कि मतलब कहाँ क्या है। पर अभी पूरे जो मेंशन थी, जियान मेंशन था, वहाँ पे पूरा एकदम शांति थी। वहाँ पे एक परिंदा भी पढ़ नहीं मार रहा था और ये वांगजी को समझ में आता कि आखिर में यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, वो क्या करे अकेले। पर जो वांगजी था वो कहता है चलो कोई ना, मैं उठ गया हूँ तो अब कुछ काम ही कर लेता। और वो घर के काम करने लगता है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और सारी चीज़ें साफ़ करना। और वहाँ पे 6 बज चुका था, अभी तक वांगजी काम कर रहा था और वो सारे काम कर चुका था क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठा था और 4 बजे से 6 बज गए और अब 6:30 हो गए। और 6:30 बजे मेट्स आते हैं और मेट्स देखते हैं वांगजी को काम करते हुए। और उसी टाइम मैडम यू भी उठती थी और मैडम यू जब उठ के आती हैं वांगजी को काम करता हुआ देखती है, तब वो कहती है वांगजी बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। तब वांगजी कहता है वो मैं जल्दी उठ गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं काम कर दूँ और यहाँ पर कोई दिखाई नहीं, तब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तब मैडम यू कहती है वांगजी बेटा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर तुम मेरी सन इन लॉ और तुम्हें कौन काम करने के लिए कहा है मुझे बताओ, किसने कहा है, मैं उसकी क्लास लूँगी। और वो सारे मेट्स को बुला लेती है। पर जो वांगजी था वो कहता है अरे मुझसे किसी ने नहीं कहा है, मैं तो बस अपने मन से ही कर रहा था, बस मैंने सोचा कि मुझे कर देना चाहिए इसलिए मैं कर रहा था। तब मैडम यूँ कहती है वांगजी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम सो क्यों नहीं रहे हो, तुम उठ गए इतनी जल्दी। तब वांगजी कहता है हाँ एक्चुअली मेरी आदत है 4 बजे उठने की, इस वजह से मैं आगे करने लगा था। तब मैडम यूँ कहती है कोई बात नहीं, तुम कल से मत करना। और यहाँ पे सब लोग 6:30 बजे उठते हैं और सब लोग 7:30 बजे तक नाश्ता करते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम भी आराम से उठ सकते हो। तब वांगजी कहता है जी ठीक है। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने रूम में बाथ लेने के लिए, क्योंकि उसने इतना काम किया था तो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो स्वेट से भर चुकी थी, इसलिए वो चला गया था फिर से बाथ लेने के लिए। और वांगजी जाके बाथ लेता था और बाथ लेने के बाद वो तैयार होके बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब वो देखता है कि नीचे लैन वांगजी देखता है नीचे जो जियान चन है और यानली है और विंग है वो सब बैठे हुए और सब वो लोग बातें कर रहे हैं। और अभी 7:15 हो रहा था। वांगजी टाइम देखता और वो भी नीचे आ जाता और यानली आती है वांगजी के पास और वांगजी को गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है वांगजी तुम्हें सुबह सुबह उठ के काम करने की क्या ज़रूरत थी, मॉम ने मुझे बताया तुम उठ के काम कर रहे थे, अरे यहाँ पे सर्वेंट्स हैं, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जो वांगजी था वो कहता है जी जी, और ये कह के वो वहाँ पे खड़ा था। तब यानली कहती है अरे वांगजी तुम खड़े क्यों, आओ बैठो हमारे साथ। और ये कह के वहाँ पे जो यानली थी वो बैठाती है और बैठाने के बाद वो उससे बातें करने लगती है। और वांगजी बस थोड़ी बहुत बातें कर रहा था, वो ज़्यादा बातों का जवाब नहीं दे रहा था, बस थोड़ी बहुत बातें कर रहा था यानली से। और इधर विंग अपना काम कर रहा था, वो एक बार भी नज़र उठा के वांगजी को नहीं देखा और ना वांगजी को एक बार भी गुड मॉर्निंग बोला। यहाँ तक जियानचन ने भी उससे गुड मॉर्निंग बोला, पर विंग तो अपने काम में ही मसरूफ़ था, वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, वो अपना काम करता। और तभी मेड आती है, वो बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। तब सब लोग उठ के अब ब्रेकफास्ट करने जाने लगते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम में मैडम यू भी आ जाती है और कहती है चलो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो। तब वो लोग कहते हैं हाँ मॉम हम लोग जा रहे हैं करने, आप भी चलो। और वो अपनी मॉम के साथ चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और जाके अब ब्रेकफास्ट वो लोग करने लगे थे। और वांगजी ये सारा खाना देखता है तो उसे
उसे खाना नहीं था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और वांगजी स्पाइसेस खाना नहीं खाता है। तब जो यानली थी वो कहती है वांगजी क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, इसको खाओ, ये देखो कितना टेस्टी है, खाओ। पर वांगजी देख रहा था बस, और जो यानली थी वो ज़बरदस्ती उसको दे देती। तब जो वांगजी था वो थोड़ा सा सूप को पीता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली सूप थी, उसको पीता है और उसकी आंखों से पानी गिरने लगते हैं, उसकी पूरी फेस रेड हो गया था। और ये देख के जो मैडम भी थी वो कहती है वांगजी तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता था, वो जल्दी से वो सूप पीने लगता है। तभी जो मैडम यू थी वो कहती है यानली तुम्हें नहीं इसको क्या दिया। तब जो यानली थी वो कहती है मैंने तो बस सूप दिया। तब मैडम यू कहती है अरे मैं ये भूल कैसे गई, वांगजी तुम तो स्पाइसी खा ही नहीं सकते हो। और ये कह के वो तुरंत पानी मंगाती है और वांगजी को पानी पीने को देती है, और कहती है कि वांगजी के लिए जल्दी से नॉन स्पाइसी, मतलब उसमें बिल्कुल भी स्पाइसी ना हो ऐसा खाना बना के लेके आया जाए। और ये सुन के यानली कहती है मॉम ये क्या हुआ, मतलब आपके कहने का मतलब। तब जो मैडम ये थी वो बताती है कि वांगजी स्पाइसी नहीं खा सकता क्योंकि उसकी फैमिली का रूल है कि उन्हें स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, उन्हें खाते समय नहीं बोलना चाहिए, मतलब इनके घर का ये सब रूल्स है। इस वजह से मुझे पता है क्योंकि जो वांगजी के मॉम है और डैड थे वो मेरे फ्रेंड थे, तो वांगजी के डैड की वजह से मुझे भी ये सब पता चल गया था कि इनके घर में क्या क्या रूल्स है, और मैं भूल कैसे गई, सॉरी बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अभी बैठा था और उसका अभी खाना नहीं आया था और वो जूस पी रहा था अभी क्योंकि उसे तीखा बहुत ज़्यादा लग गया था। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वांगजी का भी खाना आ जाता है और वांगजी उसको बैठ के आराम से खाता है। उसको अब ये चीज़ अच्छी लग रही थी, इसमें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, इस वजह से वो खा रहा था। और इधर ये लोग इतने स्पाइसी खा रहे हैं, ये देख के वांगजी शौक था कि क्या सच में कोई इतना स्पाइसी खा सकता है, उसे तो पता ही नहीं था कि इतना स्पाइसी कोई खा सकता है। और फिर खाने के बाद वो उठता है और उठने के बाद वो देखने लगता है कि वहाँ से अब विंग और जो जियानचन जा रहे हैं, और विंग अपने ऑफिस जा रहा है और जियानचन अपने कॉलेज जा रहा है। और इधर यानली भी उठती है और कहती है कि मॉम मुझे भी अपने घर जाना होगा, आपको तो पता है ना कि घर पे बहुत सारा काम है और मैं इतने टाइम से यहाँ थी, 3-4 दिन से, जब से विंग की शादी तय हुई थी, तो इसलिए मुझे जाना होगा। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम्हें भी अपने घर का काम है, वैसे भी तुम अब यहाँ की थोड़ी ना हो, तुम्हें अपने घर का काम देखना चाहिए। और ये कह के वो उसे देखे। तब जो यहाँ रहती वो कहती मॉम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं होने वाली नहीं हूँ, आपका हर बार का यही रहता है, आप हमेशा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हो। तब मैडम ये कहती हैं कि मैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करी, मैं बस कह रही हूँ, और वैसे भी अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल भी करने वाली नहीं हूँ, मेरे पास वांगजी, और मैं वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और ये कह के वो उसे जाने को बोल दी थी। और तब यानली कहती है मॉम आप बहुत ज़्यादा ही मतलबी हो, आप बदल गई। तब जो मैडम होती वो कहती है अब तुम मुझे बदल गई कह रही हो, मतलबी कह रही हो, जब मैं रोकती थी तब मुझे इमोशनल कह रही थी, मॉम आप इमोशनल ब्लैकमेल करती हो, भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तब यानली कहती अच्छा कुछ मत करो मॉम, मुझे जाना है, मुझे बहुत सारा अभी काम भी है और मैं चलती हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में जाती है और अपना बैग लेके बाहर आती है, और फिर वो वांगजी को बाय बोलती और वहाँ से चली जाती। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, रोज़ सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते थे, डिनर करते थे, मतलब सब कुछ एक साथ होता था, पर वांगजी और विंग के बीच में बात बिल्कुल नहीं होता था। और विंग अपने बस काम में ही मसरूफ़ रहता था, वो वांगजी के करीब नहीं आता था, वो बस अपना काम करता रहता था। और इधर वांगजी इस घर में पहले तो मैडम यू के साथ वो बहुत खुश था, पर मैडम यू कुछ टाइम के बाद वहाँ से चली गई थी गांव, क्योंकि उन लोग का एक गांव में भी घर था। तब मैडम यू ने कहा कि उन्हें गांव में जाके रहना है, वैसे भी अब विंग की शादी हो गई है, तब वांगजी यहाँ पे सब कुछ संभाल सकता है और उन्हें वहाँ पे जाना है। और फेमियान अब है नहीं, तो वो वहाँ पे जाके देखना चाहती है सब कुछ, जो फेमियान की यादें हैं उनके साथ रहना चाहती हैं, वो कुछ टाइम पे यहाँ पे आती रहेंगी, इसलिए मैडम यू चली जाती है। और यहाँ पे अब विंग के घर में सब कुछ वांगजी संभालने लगा था, और वो दिन भर काम करता था और रात भर बैठ के सोचता था, क्योंकि जब से मैडम यू गई थी तब से वांगजी और विंग दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। और इधर अब वांगजी और विंग का ना के बराबर एक दूसरे से आमना सामना होता था। और ऐसे ही एक दिन वहाँ विंग घर पे नहीं था और वांगजी अकेला ही था, और वो बहुत ज़्यादा ही
अकेला महसूस करता और वो रोज़ रोता था, रोज़, कि उसकी लाइफ कैसी हो गई, उसे ऐसे कैसे मतलब रहना पड़ रहा है। और जियान चंद था, तो जियान चंद से ज़्यादा वांगजी की बात नहीं होती थी, क्योंकि जियान चंद अपने दोस्तों के साथ ही मज़े में रहता था और यानली का अपना फैमिली था, वो वहाँ पे रहती थी। और अब लैन वांगजी अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था, क्योंकि उसके मॉम डैड भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी, और वैसे भी सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, कोई किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता है। इस वजह से अब वांगजी अकेला पड़ गया था और वो अकेले ही रहने लगा था। बस वो दिन भर सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसकी लाइफ कैसी है। और इधर जो विंग था वो दिन भर अपने काम में ही रहता था, दिन भर काम में। एक दिन दिखाया जाता है, विंग ड्रंक हो गया था, और वो ड्रंक होने के बाद आता है, तब वांगजी उसे देखता है कि विंग ड्रंक होके आया है। ये देख के वो उसे तुरंत पकड़ता है और उसके असिस्टेंट से पूछता है कि ये ड्रंक कैसे हो गया। तब वो बताता है कि सर एक पार्टी में गए थे, इस वजह से वो ड्रंक हो गया। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह के वो विंग को अंदर लेके जाता है, और अंदर ले जाने के बाद वो अपने रूम में लेके जाता है और उसके शूज़ को उतारता है, और वो सोचता है उसकी ड्रेस को चेंज कर दे, पर वो सोचता नहीं, उसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो विंग गुस्सा करेगा। ये सोच के बस उसके कोट को निकाल देता है और उसकी बेल्ट को, जैसे ये कंफर्टेबल हो के सो सके। और विंग एकदम नींद में था और नशे में था, इस वजह से वो सो जाता है। और अभी रात के 1 बज रहे थे, और अब डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग सोया हुआ था और वांगजी उसी के बगल में बैठा हुआ था, क्योंकि रात भर विंग ने वांगजी का हाथ नहीं छोड़ा था। और ये देख के विंग शॉक हो गया था कि वो वांगजी का हाथ पकड़ के रात भर सोता रहेगा, उसे तो पता ही नहीं चला। और वो अब वांगजी को देखता है, और वांगजी को देख के वो थोड़ा सा शाय करता है और वो उठ जाता है। और जैसे ही वो उठता है, इस वजह से हलचल होने की वजह से वांगजी भी उठ जाता है, और वो देखता है और कहता है विंग तुम उठ गए। तब विंग उसे देखता और कहता तब वांगजी उठ जाता और कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं लाना चाहता था, तुम ज़बरदस्ती मेरे रूम में आए थे। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो उठता है और अपने रूम में चला जाता है। और इधर वांगजी शाय करता है जाने दो, और ये सब सोचते वो उठता है और फिर जाता है, वो फिर अच्छे से फ्रेश होता है और नीचे आता है। और नीचे वांगजी और विंग दोनों बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करते हुए विंग वांगजी को आज देख रहा था और वांगजी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तब वो वांगजी को देखते हुए कहता है आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। तब जो वांगजी था उसके हाथों से चॉपस्टिक गिर जाती और वो कहता है क्या। तब जो विंग था वो कहता है हाँ आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, और ये कह के उसे तैयार होने के लिए बोल देता है। तब वांगजी तैयार हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर में विंग उसे बाहर क्यों लेके जा रहा है, और वो फिर विंग के साथ बाहर जाता है। और जब बाहर जाता है तब विंग उसे अपने ऑफिस लेके जाता है, और ऑफिस में जाने के बाद वांगजी को कहता है तुम यहीं बैठे रहना, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ से एक लड़की आती है और वो देखती है वांगजी को वहाँ बैठे हुए, और वो वांगजी को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ये मेरे हस्बैंड का केबिन है। तब वो लड़की हंसने लगती है, उसका नाम शिया था, और शिया कहती है सच में ये तुम्हारे हस्बैंड का केबिन है, तुम अब बॉस के हस्बैंड हो। ओह माय गॉड, अभी हमारे बॉस की शादी नहीं हुई जो तुम उसके उनके हस्बैंड बन रहे हो, समझे। तब जो विंग था सॉरी लैन वांगजी था वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो। तब वो हंसने लगती और कहती है मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के केबिन में आने के लिए, मैं तुम्हें अभी सिक्योरिटी को बुला के निकलवाती। और ये कहकर वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाती और वो वांगजी को वहाँ से निकलवाने लगती है। और तभी वांगजी को निकालते हुए वांगजी कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। और वो कहती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और वांगजी उन सिक्योरिटी से छूट के वहाँ से जाने लगता है, और तभी उस लड़की को धक्का लग जाता है और वो लड़की गिर जाती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के सिक्योरिटी से कहती है पकड़ लो उसे। और पकड़ने के बाद वो कहती है इसके कपड़ों को फाड़ दो, इसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। और ये कह के वो हंसने लगती है और सिक्योरिटी उसके कपड़ों को अब खींचने लगे थे। और वांगजी इधर चिल्ला रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज़ 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 मेरी मदद करो कोई। पर उसके सामने कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि जो वो लड़की थी शिया, वो लैन वांगजी को देख के बहुत ज़्यादा इविल स्मेल करती है। और सब लोग जानते हैं शिया को, जो भी विंग के करीब आता है उसको शिया पनिशमेंट देती, इसलिए विंग के करीब कोई नहीं आता है। और शिया उसकी जो ऑफिस में असिस्टेंट रहती हैं उसमें में से एक है, और शिया हंस रही थी। और इधर जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और कहता प्लीज़ 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 मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो। पर शिया मानने को तैयार ही नहीं थी, और वो उसके कपड़ों को फाड़ने लगी थी और उसके एक तरफ के कपड़ों को फाड़ देती। और तभी वहाँ पर विंग आ जाता और विंग कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये कह के वो सबको देखता और सब लोग उसे देख के डर जाते हैं। और शिया खड़ी हो जाती और कहती बॉस
और ये कहते हुए वो विंग के पास जाती और विंग हाथ पकड़ के कहती, बॉस ये आपके केबिन में चोरी करने के लिए कुछ आया था और देखिए मैंने इसे पकड़ लिया और मैं इसे अच्छे से पनिशमेंट दे रही हूँ जिसके लिए ये हकदार है। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पनिशमेंट देने की, तुम जानती हो ये कौन है। और ये कह के वो वांगजी विंग के पास जाता है, विंग वांगजी के पास जाता है और उसे खड़ा करता है और कहता है, ये मेरा हस्बैंड है। और अभी जो विंग था वो ऐसे बोलता है और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्या सच में ये हस्बैंड ही है। और इधर वांगजी रो रहा था और वो कह रहा था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और तभी विंग देखता है कि वांगजी के एक तरफ के जो कपड़े हैं वो फट गए और ये देख के वो तुरंत अपना कोट निकालता है और वो डाल देता है वांगजी के ऊपर। और फिर वो शिया को देखते हुए कहता है, तुम अपना रेजाइनेशन लेटर दे दो, अगर नहीं दिया तो तुम्हें मैं कहीं पे नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो वांगजी को लेके वहाँ से जाने लगता है। तब जो शेती वो कहती है, पर सर ये एक जासूस हो सकता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब एक लड़की आती है और वो कहती है, तुमने सुना नहीं, वो विंग का हस्बैंड है और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर वो लड़की अब परेशान, अब वो क्या करे, उसके हाथ से नौकरी भी गई और विंग भी गई। उसे तो पता ही नहीं था कि विंग की शादी हो चुकी है और ये चीज़ अनाउंस की ही नहीं गई है न्यूज़ में, तो उसे कहाँ से पता चलती। इस वजह से वो जाती है विंग के केबिन के पास और माफ़ी मांगने लगती। पर विंग ने अपने जो एक बहुत अच्छा असिस्टेंट था जो विंग के साथ 24 आवर्स रहता, जो विंग के साथ उस मीटिंग में चला गया था, उससे कहता है कि इससे कह दो कि ये नौकरी छोड़ के चले जाए, नहीं तो इसके लिए बहुत बुरा होगा, मैं उसे इस शहर से ही गायब कर दूंगा। तब जो वो असिस्टेंट को कहता है, जी सर, और वो चला जाता है और उसको कहता है जाने के लिए। और वो लड़की गुस्से में वहाँ से अब चली जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसे ये सब देख के हैरानी भी होती है, ये सब क्या हो गया, उसने तो सोचा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है, पर अब हो गया, अब वो क्या करेगी। और ये सोच के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और इधर वांगजी को शांत करने के लिए भी उसे नहीं चाहता था कि वो कैसे शांत करे उसे समझ में नहीं आया। और इधर वांगजी रोए जा रहा था। तभी जो विंग था वो वांगजी के फेस को देखता और उसके लिप्स पे उसकी नज़र जाती और उसके लिप्स को देख के विंग को पता नहीं क्या रिएक्शन होता है उसकी बॉडी में, वो जाके तुरंत विंग को किस कर देता है। और सॉरी, वांगजी को यार किस करता है, वांगजी को किस कर देता है। और वांगजी एकदम शॉक, ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पहले तो वांगजी शॉक था, पर वो धीरे धीरे से अपने लिप्स को मूव करता, पर अचानक से विंग उससे अलग हो जाता और कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो वहाँ से उठ के चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो अब घर चला आया था और घर पे आने के बाद वो रोता है और वो सोचता है कि जब से उसकी शादी हुई उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो जब शादी करके आया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर उसके बाद जब मैडम ये चली गई तब लैन वांगजी अकेले रहता था। यहाँ पे उसे हमेशा रोना आता था और कभी कभी जो मेट्स थी वो भी परेशान करती थी, कोई मेट, पर वो मेट ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकती नहीं थी, पता नहीं कैसे उन्हें निकाल दिया जाता था। पर वांगजी बहुत रोता था और वांगजी को जब दर्द होता था तब उसके सेवा करने के लिए उसको पैम्पर करने के लिए यहाँ कोई नहीं था, वो अकेले रहता था। और यहाँ तक कि वांगजी को जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो किसी से नहीं बता सकता था, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ना पड़ता था। ये तो मतलब सोचा था कि उसकी लाइफ जब से शादी हुई तब से कैसी है। और वो आके अपने बिस्तर पर लेट जाता और वो सो जाता है। और हमें रात का सीन दिखाते हैं, 7 बज रहे थे, विंग आता है और विंग आने के बाद वांगजी को दिखता है कि वो सो रहा है। तब वांगजी को खाना खाने के लिए कहते हैं, एक मेड आ गए। तब वांगजी उठता है और वो आके विंग के साथ चुपचाप अपना जो खाना था उसे खाता है और खाना खा के वो रूम में चला जाता है। और जो विंग था वो वांगजी के पास आता और वांगजी के बगल में आके सो जाता। और ये चीज़ वांगजी महसूस करता, उसकी आंखें खुलती पर वो कुछ नहीं बोलता, वो वैसे ही रहता है और चुपचाप वैसे ही सो जाता है। और मॉर्निंग का सीन दिखाता है, मॉर्निंग में वांगजी उठता है और विंग को अपने बगल में देखता और वो जाता है, फ्रेश होता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे क्योंकि जो विंग था वो अब वांगजी के करीब आने की बार बार कोशिश करता था और ज़्यादा करीब नहीं आता था, वो अपनी लिमिट जानता था। बस विंग वांगजी को हक करके रखता था, उसके जो नेक पे अपनी नोज़ को रख के उसे स्मेल करता था और मतलब बस ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें करता था। और किस कभी कभी करता था, वो भी बहुत कम, मतलब एक छोटा सा एक किस करता था, फिर अचानक से अपने आप को दूर कर देता था वांगजी से। और उस विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, उसे तो प्यार वार पे भरोसा नहीं था, पर ये क्या है। पर विंग अभी भी वांगजी के से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता। और एक दिन अब विंग और वांगजी उठते हैं और ऐसे आदत पड़ गई थी अब
विंग के साथ वांग जी को सोने की, और दोनों आगे बैठते हैं। और अभी जियाचन गया था अपने पिकनिक पर, और इधर जो विंग का एक दोस्त था वो आता है शुयंग, और शुयंग अचानक से आके उसके घर पे बेल बजाता है, और तब जो गार्ड्स थे वो उसे लेके आते हैं, और उसे देख के विंग एकदम देखता रह जाता और कहता है तुम यहाँ। तब शुयंग हंसते हुए कहता है अरे विंग, तुम मुझे भूल गए, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। ओ विंग, तुमने शादी भी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे जैसे पता चला वैसे मैं भागता हुआ आया हूँ। ये कह के वो वांग जी के पास आता और वांग जी को देखते हुए कहता ओ विंग, तुम्हारा ओमेगा कितना ज़्यादा सुंदर है, मैंने तो सोचा नहीं था इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा तुम्हें मिलेगी। और ये कह के वो देखता है उसके नेक को और कहता है विंग, अभी तक तुमने इसे मार्क नहीं किया। विंग, अपनी चीज़ों को मार्क करके रखा करो, नहीं तो अगर कोई और लेके चला गया ना तो तुम देखते रह जाओगे। और ये कह के वो हंसने लगता। और ये सब सुन के विंग को गुस्सा आ रही थी पर वो कुछ नहीं बोलता। और वांग जी को उसका टच और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, जैसे रहता नहीं है अगर कोई आपको कुछ गंदी निगाहों से देखती तो आपको फील होता है कि आपको कोई अच्छे से नहीं देखना, मतलब आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है। वैसे ही वांग जी को भी अनकंफर्टेबल फील होता है और वांग जी तुरंत अपने रूम में चला जाता है विंग से एक्सक्यूज़ करके। और इधर जो बेन चाओ था वो आगे बैठ जाता है और कहता है विंग, तुम मुझे भूल गए। ओ माय गॉड विंग, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझे भूल जाओगे, मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आता रहता। और ये कह के वो उसे देखता है। तब जो विंग था वो वहाँ से उठता है और चला जाता है अपने ऑफिस, क्योंकि उसे ऑफिस में काम था। और इधर बेन चाओ था वो वहाँ पे बैठता है और वो हंसने लगता है और कहता है विंग विंग, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और ये कह के वो जाता है लैन वांग जी के डोर पे नॉक करता है और लैन वांग जी अपने डोर को खोलता है और तभी वहाँ पे देखता है बेन चाओ को। और बेन चाओ को देख के वो कहता है जी जी आप यहाँ। तब जो बेन चाओ था वो कहता है अरे सिस्टर इन लॉ, आप ऐसे भाग क्यों आए। और ये कह के वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है सिस्टर इन लॉ, सच में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। और मैं पहले ही बता दूँ आप मेरी आंखों में बस चुकी हो और आप चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। आई नो ये आपको सेटिस्फाई नहीं करता होगा पर आप मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि आपके अभी नेक पे बाइट भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये किया होगा कुछ भी, क्योंकि ये ओमेगा से ना दूर भागता है, मुझे पता है। और ये कह के वो हंसते लगता। तब जो वांग जी था वो कहता है ये क्या बकवास है और उसे बाहर निकाल के अपने डोर को बंद कर लेता है। तब जो वेन चाओ था वो कहता है भागो भागो, कब तक तुम मुझसे दूर भागोगे माई सिस्टर इल्ला, ब्यूटीफुल सिस्टर इल्ला, मैं तो तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा। और ये कह के वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और इधर वांग जी दिन भर रूम से बाहर नहीं आता। और रात में जब विंग आके उसके डोर पे नॉक करता है तब जो वांग जी था वो बाहर निकलता और वो विंग को देखता है। तब विंग कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम ठीक हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तब जो विंग था वो कहता है तुम डरे हुए क्यों। पर विंग को कुछ नहीं बताता है वांग जी, क्योंकि वो सोचता है कि ये दोनों दोस्त है तो मैं ये सब नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो विंग उसे गलत समझेगा। और ऐसे ही अब ये दिन बीत चुका था और दूसरा दिन हमें दिखाया जाता है फिर से वेन चाओ विंग बोलता है तुम अपने सामानों को अपने पास रखा करो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग। पर विंग उसकी बातें नहीं समझता, वो चला जाता है। और इधर वेन चाओ फिर से विंग को टच करना, विंग को नहीं यार लैन वांग जी को टच करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे वो जब जा रहा था लैन वांग जी तो ऐसे आगे पीछे से पकड़ लेता था और कहता था ओ सॉरी सिस्टर लो, आप तो डर गई। और ये कह के दूर हो जाता था। फिर उसके मतलब ऐसे ऐसे टच करना स्टार्ट हो गया था। और ये सब के बाद लैन वांग जी जाता था अपने रूम में और बहुत ज़्यादा रोता था और अपने आप को शावर के नीचे खड़ा करता था। और उसको वेन चाओ का टच बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। और वो रोता था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। वो तो बस एक नॉर्मल सी लाइफ चाहता था पर उसे नहीं पता था ये सब हो सकता है। और फिर दिखाते हैं हमें इधर वेन चाओ अब लैन वांग जी को ब्लैकमेल करने लगा था, क्योंकि अब एक हफ्ते हो चुके थे और एक हफ्ते से वेन चाओ देख रहा था कि विंग को लैन वांग जी कुछ नहीं बता रहा है। और ये देख के उसकी जैसे और उसको और शय मिलता गया कि हाँ वो और आगे बढ़ेगा। तब जो लैन वांग जी उसे कुछ नहीं बोलेगा। और ये सोच के एक दिन विंग घर पे आने में लेट कर देता और वेन चाओ उसके रूम में घुस जाता। और वेन चाओ उसके रूम में जाने के बाद वो लैन वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो लैन वांग जी को अचानक से पकड़ लेता और उसके शर्ट को खोलने लगता। और लैन वांग जी ये अचानक से उठ जाता और वो कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम हटो मेरे ऊपर से, हटो मेरे ऊपर से। और ये कह के वो रोने लगता है। तभी वेन चाओ कहता है तुम अब मेरे हो, तुम अब मेरे हो। और उसे किस करने जाता है पर जो लैन वांग जी था वो उसे धक्का मारता है और उसके चेहरे पे स्लैप करता है। और तभी वहाँ पे विंग आ जाता है और विंग जब डोर खोलता है तो वो देखता है ये सब। और जो लैन वांग जी था वो रोते हुए विंग के पास जाता है और विंग को गले लगा लेता है। पर जो वेन चाओ था वो कहता है विंग
आई एम सॉरी, लगता है मैंने बहुत नशा कर लिया और मैं कुछ समझ नहीं पाया। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता और इधर लैन वांगजी रो रहा था और विंग लैन वांगजी को शांत कराता है। और तब विंग को कुछ शक होता है पर वो लैन वांगजी को कुछ नहीं कहता और लैन वांगजी को वहीं छोड़ के वो चला जाता है। और इधर लैन वांगजी रोता रह जाता है। वो सोचता है क्या विंग को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने उसे धोखा दिया। और ये सब सोच के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वो सोचता था कि वो क्या करे, वो क्या करे। अब वो सब कुछ तो बर्बाद हो गया, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, अब वो क्या करेगा। और ये सोच के लैन वांगजी रो रहा था अपने रूम में। और इधर विंग आता है और अपने असिस्टेंट को उसी रात को बुलाता है और सारे सीसीटीवी कैमरास लाने के लिए कहता है। तब जो उसका असिस्टेंट वो सारे सीसीटीवी कैमरा जो है वो लाता है और उसे दिखाता है। और ये चीज़ बाहर से वेंचाओ देख लेता है और वेंचाओ ये देखने को कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी फिर से उसे देख के डर जाता है। पर वो जाता है और लैन वांगजी को बेहोश कर देता है। और इधर विंग जब सारी चीज़ें देखता है तो वो हैरान कि लैन वांगजी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है पर जो लैन वांगजी उसने कुछ नहीं बताया और ये सब सहता रहा। ये सोच के वो तुरंत निकलता है अपने रूम से और जाता है लैन वांगजी के पास। पहले तो लैन वांगजी से पूछेगा कि आखिर में उसने विंग को ये सब क्यों नहीं बताया। पर वो जब जाता है तो वहाँ पे लैन वांगजी नहीं था और मिरर पर लिखा हुआ था अगर तुम्हें तुम्हारा ओमेगा चाहिए तो तुम मुझसे आके मिल सकते हो बेशक, लेकिन तब तक तुम्हारा ओमेगा डर्टी हो चुका होगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे विंग। और ये कह के वो बस हाँ मतलब एक हंसने की इमोजी थी और सब शांत था। और ये देख के वो हैरान जाता और कहता है वेंचाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह के वो वहाँ से निकलता है अपनी गन लेके और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी। और विंग कहता है लैन वांगजी का पता लगाओ, लैन वांगजी कहाँ है। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है जी सर हम पता लगाते हैं। और वो लोग चले जाते हैं अब पता लगाने के लिए। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो लोग मतलब पता लगा रहे थे, जहाँ पे कंप्यूटर्स थे वहाँ पे उसकी लोकेशन दिखाने लगती है। और लोकेशन दिखा रहा था जो लैन वांगजी ने रिंग पहना था अपने हाथ में, उसमें एक ट्रैकर था, जीपीएस ट्रैकर, जिसकी वजह से वो लोग ट्रैक कर रहे थे। और वो लोग देखते हैं कि लैन वांगजी एक गोदाम में है। और ये देख के विंग कहता अब चलो वहाँ पे मैं उसे मार डालूंगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से अब तुरंत निकल चुके थे और वो लोग कुछ टाइम में वहाँ पर अब पहुँच जाते हैं जहाँ पर लैन वांगजी था। और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि लैन वांगजी चिल्ला रहा है और वेंचाओ उसके ऊपर बैठा हुआ। ये देख के विंग इधर उधर कुछ नहीं देखता, बस वो वेंचाओ के सर में गोली मार देता और वेंचाओ अचानक से लैन वांगजी के ऊपर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता। और ये देख के लैन वांगजी भी बहुत तेज़ से चिल्लाता। और जो वहाँ पे अब गार्ड्स थे वो लोग आ चुके थे विंग से फाइट करने के लिए, पर वहाँ पे पुलिस को इन लोगों ने पहले ही बुला लिया था और पुलिस भी आ चुकी थी और सबको वो अरेस्ट कर लेती। और वेंचाओ को उसने तुरंत मार दिया था। और विंग को देख कर लैन वांगजी बेहोश, क्योंकि उसके ऊपर अब पूरा ब्लड था और वो देखता है कि विंग आ चुका है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते बाद जब लैन वांगजी उठता है तब लैन वांगजी उठ के रोने लगता है और वो विंग को हक कर लेता है। और विंग उसे गले लगा के कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखने में फ़ेल हो गया, पर मैं अब से तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा वांगजी, प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और जो वांगजी था वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बताया नहीं। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं दिला पाया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट होता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा तो तुम ऐसा नहीं करते। तब वांगजी अपना सर हिलाता और कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता, बस वो डर गया था कि तुम बस अपने दोस्त के ऊपर विश्वास करोगे, मेरे ऊपर नहीं। तब विंग कहता है वांगजी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता और मुझे नहीं पता था वेंचाओ ऐसा हर ओमेगा के साथ करता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ओमेगा के ही साथ ऐसा करेगा, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बहुत माफ़ी मांगता और तभी वहाँ पर मैडम न्यू आती और कहती है वांगजी बेटा तुम कैसे हो, मुझे माफ़ कर दो जो भी तुम्हारे साथ हुआ। तो वांगजी कहता है नहीं मदर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है जो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पे मैडम न्यू आती और मैडम न्यू आने के बाद वांगजी से माफ़ी मांगती जो भी हुआ। और वांगजी कहता नहीं इसमें आप लोग की गलती नहीं थी। और अब वांगजी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है अब वहाँ से हॉस्पिटल से, क्योंकि वांगजी अभी तक एक शॉक में था, इस वजह से वो बेहोश हो गया था और उसे होश आता था, पर वो चिल्लाने लगा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मतलब जो उसने थप्पड़ मारा था
इस वजह से वेंचाओ ऐसे पागल हो गया था। और वेंचाओ एक साइको था, मतलब वो उसको थोड़ा दिमागी थोड़ा प्रॉब्लम था और उसके ईगो को भी हर्ट हुआ था कि लैन वांगजी ने उसे मना किया उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, और प्लस उसके ऊपर हर ओमेगा उसके पैसे को देख के उसके पास आ जाती थी। पर वांगजी डिफरेंट था, वो नहीं आया। इस वजह से उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो इस वजह से ये सब उसने वांगजी के साथ किया था। और इधर विंग अब वांगजी को घर लेके आता और वो देख रहा था वांगजी सो रहा था। और विंग सोचता है मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ एकदम अकेली बीतेगी, मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ूँगी, क्योंकि जो लोग प्यार के चक्कर में पड़ते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। पर मुझे नहीं पता था कि अगर तुम मेरी लाइफ में आओगे तो मुझे अपने आप प्यार होता जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे प्यार कब हो गया, कैसे हो गया, बस मुझे प्यार हो जाएगा। और ये कह के वो वांगजी के हाथ पे किस करता और कहता है थैंक यू वांगजी, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे प्यार का मीनिंग समझाने के लिए। मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो चुका था, जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था, पर मैं सोचता था कि ये सब बस एक अट्रैक्शन है। पर जब तुम्हें वेंचाओ लेके गया और मैंने वो सारी वीडियोस देखे जिसमें वो तुम्हें परेशान कर रहा था सीसीटीवी कैमरास में, तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और को तुम्हारे साथ नहीं देख सकता हूँ। और फिर तभी बिंग मतलब जब बोल रहा था तो वांगजी उठ जाता और वो देखता है। तब जो वांगजी था वो देखता और कहता हाँ आप यहाँ। तब जो बिंग था वो कहता है हाँ मैं यहाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता बोलिए। तब जो बिंग था वो अपने प्यार का इजहार करता और कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी ये अरेंज मैरिज एक प्यार में बदल जाएगी, मुझे नहीं पता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, प्लीज़ वांगजी ये ज़बरदस्ती की शादी अब मेरा प्यार बन चुकी है, अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तब वांगजी उसे ध्यान से देख रहा था और वांगजी के सामने वो फाइल लाता है और कहता है तुमसे मैंने यही कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था ना, तो ठीक है अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ रहा हूँ और तुम अब मेरी लाइफ हो और मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। और ये कह के उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता और अब लैन वांगजी को किस करने लगता और लैन वांगजी उसे एक स्माइल करते हुए वो रिएक्ट मतलब अपने भी तरफ से देने लगा था रिस्पॉन्स, और दोनों किस करने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद अब लैन वांगजी विंग के नीचे था और लैन वांगजी के ऊपर विंग था। लैन वांगजी बहुत ज़्यादा शाय फील करता और कहता प्लीज़ ऐसा मत करिए, पर विंग उसकी बात नहीं मानता और जो विंग था वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था। और अब पहले तो लैन वांगजी को दर्द हुआ पर अब वो मौन कर रहा था और दोनों अपनी जो मैरिज थी आज उसको कंप्लीट कर दी थी। हर तरीके से आज उनकी मैरिज कंप्लीट हो गई थी और इस एफएफ का डे एंड। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ये एफएफ आपको कैसे लगे। आई नो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिया, लेकिन सच बताऊँ मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने जल्दी इसको ख़त्म किया है। तो आप लोग बताना यार कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलती हूँ। और जो लोग ऑर्डिनरी प्रिंस के और पार्ट का वेट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लेना, क्योंकि मैं अभी उसे रिकॉर्ड ही कर रही हूँ और मैं बस 10 मिनट का कर पाई हूँ बड़े मुश्किल से। 3 दिन में 10 मिनट का आप सोच सकते हो, 3 दिन में 10 मिनट का, तो इसलिए उसकी तो मैं कर रही हूँ। और एक बात और, मैंने उसके जो और पार्ट्स थे जिसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था उसको मैंने डिलीट कर दिया था कि मैं नहीं अपलोड करूँगी। पर जब मैंने कमेंट्स देखा जिनको ये स्टोरी चाहिए तो यार फ्रेंड्स मैंने डिलीट मार दिया था। और मैं तो जब मेरे दिमाग से कुछ उठ जाता है तो मैं उसको हटाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने हटा दिया था। इस वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं जैसे ही रिकॉर्ड मेरा ख़त्म होता है उस स्टोरी का मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगी, तो उसका अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। दिवाली से पहले ही करूँगी लेकिन ज़रूर करूँगी, ठीक है। और आज माई फेक वाइफ का पार्ट नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड करने में टाइम लगा दिया, तो इसलिए उसका नहीं आएगा। तो आप लोग वेट मत करना उस स्टोरी के लिए, वो कल मैं अपडेट कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और आई होप कृष्णा को ये एफएफ अच्छी लगे क्योंकि इसमें मैंने फ़नी कुछ नहीं डाला, बस इमोशंस डालने की कोशिश की। और पता नहीं यार मैं इमोशनल बना पाती हूँ कि नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता। तो आप लोग बताना मैंने कैसा बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।